ओके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। आज मैं बायोलॉजी का टॉपिक है सेल साइकिल के बारे में आपको जो मैं चैप्टर शुरू किया हुआ है ना वो है सेल साइकिल वाला चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके लिए आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन मीन के अपने जैसे नए सेल पैदा करना या अपनी जैसी नई चीज़ें पैदा करना। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी हो सकता है और सेल लेवल पर भी हो सकता है। सेल लेवल पर इस तरीके से कि हमारे पास सेल का न्यू बन जाना, यानी सेल अपनी ही तरह का नया सेल बना लेता है। सेल क्या करता है, अपनी ही तरह का एक नया सेल बना लेता है। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास सेल साइकिल। ठीक हो गया, क्योंकि वो साइकिलिंग में काम हो रहा है। एक सेल बनता है, फिर हमारे पास वही प्रोसीजर चलाया जाता है, फिर सेल बनता है। इस तरीके से ये काम होता रहता है। तो मैं आपको सेल साइकिल का सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि सेल को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, उसकी तारीफ किस तरीके से की जाती है। ये हमारे पास सीरीज ऑफ इवेंट्स है टू प्रोड्यूस ए न्यू सेल। मीन के एक हमारे पास पूरा का पूरा एक चक्कर चलता है। ठीक हो गया, पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है जिसके जरिए हमारे पास एक न्यू सेल प्रोड्यूस हो जाता है। यानी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास पूरा का पूरा क्या होता है, एक सेल साइकिल चलता है इसके जरिए हमारे पास न्यू सेल बनता है। ये देखिए, ये हमारे पास जैसा कि एक सेल है, ये हमारे पास उन साइकिल्स में से गुजरा है और फिर डिवाइड हो गया है दो सेल। यानी कि एक हमारे पास सेल था, फिर साइकिल्स में से गुजरा है और फिर डिवाइड हो गया है दो में। ठीक हो गया, तो ये किस तरीके से होता है, ये हम फेजेस के जरिए इसको कुछ तरीके से देखते हैं। फेजेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटरफेज। ठीक हो गया, इंटरफेज। इंटरफेज हमारे पास सबसे जो होता है ना लॉन्ग फेज होता है। इंटरफेज जो होता है ना हमारे पास सबसे लॉन्ग फेज होता है। इसमें ये हमारे पास एक जो सेल है ना दो में डिवाइड होने में तकरीबन कई बुक्स में लिखा हुआ है 20 आवर्स यानी कि 20 घंटे लेता है, और कहीं लिखा हुआ है 17 आवर्स 17 घंटे भी लिखा हुआ है। तो आप जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसी का आप मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है गैप वन यानी कि G1 फेज। इस स्टेज में हो क्या होता है, हमारे पास एक सेल है ना, ये देखिए इसका साइज इतना है। सेल अपना साइज बढ़ा रहा होता है, सेल अपना साइज इस तरीके से बढ़ा रहा होता है। सेल क्या करता है, सेल अपना साइज को इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक हो गया, और सेल में जो ऑर्गेनीज वगैरह होती हैं उनकी भी तादाद बढ़ रही होती है। ठीक है, गैप वन फेज में क्या होता है, स्टार्टिंग फेज होता है, और ये क्या करता है, हमारे पास अपनी सेल अपने साइज को बढ़ा रहा है। सेल अपने क्या कराता है, साइज को बढ़ा रहा होता है, और हमारे पास ऑर्गेनीज भी इसमें बड़ी हो रही है। ठीक हो गया, एक ऑर्गेनीज भी बन रही होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज नाम से जाहिर करता है कि मैं सिंथेसिस फेज में मैं कोई ना कोई चीज तैयार करने वाला हूँ। ये क्या तैयार करता है, ये हमारे पास ये जो देखिए ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। ठीक हो गया, ये अपने जोड़े तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था, ये क्रोमोसोम्स था, इसने अपने दो धागे बना लिए। पहले इसका क्या था, एक ही धागा था, अब इसने कितने बना लिए हैं, इसने दो धागे बना लिए। ठीक हो गया, जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हमारे पास पहले क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक धागा था, यानी डीएनए रेप्लिकेशन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि डीएनए भी इसके गिर्द लिपटा होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या करता है, क्रोमोसोम्स अपने कॉपी तैयार कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये हमारे पास एक सेंट्रोमियर होता है, यहाँ आकर दोनों धागे अटैच हो जाते हैं, जिससे हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये और ये सेम है दो, लेकिन है सेम, एक तरह के हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। फिर हमारे पास आ जाता है गैप टू यानी G2 फेज। इसमें होता है क्या, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इस तरीके से
स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है ना, ये जो स्पिंडल फाइबर है इस तरीके से जो दो जुड़े होते हैं ना, उनको इस तरीके से खींचते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं, इनको अलग कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इनको अलग कर देते हैं। और फिर हमारे पास इस तरीके से सेल को भी डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक तो हमारे पास इसको अलग करना है इन्होंने, और एक सेल को भी डिवाइड कर देना, इनका काम होता है। यानी सिस्टर क्रोमैटिड इस तरीके से इनको खींच कर ना अलग कर देंगे। इन जो हमारे पास क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनको अलग कर देंगे, क्रोमोसोम्स को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया G2 फेज। और फिर हमारे पास एक आता है G0 फेज, यानी स्टॉप डिवाइडिंग। यहाँ एक फेज ऐसा भी आता है जहाँ पर सेल डिवाइड करना रोक देता है, यानी अपने आप को तकसीम फर्दर नहीं कर पाता। कुछ हमारे पास टेम्पोरेरी आते हैं, आर्जी तौर पर आते हैं, और कुछ परमानेंटली आते हैं। ठीक हो गया, परमानेंट डिवाइड होना छोड़ देते हैं। तो टेम्पोरेरी आर्जी में हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जिगर के सेल्स यानी लिवर सेल्स और किडनी सेल्स यानी गुर्दे के सेल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक हो गया। और जो परमानेंट है वो न्यूरॉन के सेल्स एक बार मैच्योर है फिर डिवाइड करना छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थे G0 फेज यानी स्टॉप डिवाइडिंग। अब हमारे पास दूसरा जो होता है ना, वो है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, इसमें हम माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो माइटोसिस और मियोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि माइटोटिक फेज में क्या होता है, हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं। ठीक हो गया। इनका हमारे बुक पर अलग-अलग टॉपिक है, तो हम उसको अच्छे तरीके से अलग-अलग करेंगे। अब मैं इसकी आपको पूरी की पूरी ना समझ छोटी सी। ठीक हो गया, आपके इस तरीके से क्लियर हो।